मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा माय नेम इज गौरव शर्मा, योर मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस दिल्ली। बेटा लास्ट क्लास की बात करें, बेटा हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा ये वाला हमने क्वेश्चन किया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे केसेस देखे थे, पहले 0 से छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट केस था बेटा वो सेकंड वाला केस था 0 से लेके 1 तक। तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो यहाँ पे होता है उसकी रेंज क्या होती है 0 से लेके x तक। तो हमने मॉड ओपन करना बेटा यहाँ पे सीखा था कि भैया इस केस में हम मॉड को ओपन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा अब हम आते हैं अगले उस पे। वॉलीज फॉर्मूला बेटा जैसे कि नाम बताता है, नाम क्या है रशियन, वॉली क्या है रशियन, ठीक है ना। तो रशियन वाले भी वैसे भी आप जानते हो रशियन का कंटेंट काफी अच्छा है, अच्छा मिलता है रशियन राइटर का। अगर नाम देखें तो काफी अच्छी बुक आपको रशियन राइटर की मिलेंगी। जैसे आपकी वो आती है ना इरोडो, देखा है फिजिक्स की रोडो, नाम सुना है किसी ने? हाँ जी, तो वो बुक है, वो भी रशियन राइटर की है। मैथ्स की आती है फ्लिप को, 11th में आपने देखी हो, पढ़ी होगी शायद किसी ने फ्लिप को, वो भी रशियन राइटर है। ठीक है, हाँ तो उन्होंने काफी अच्छा वर्क किया है मैथ्स के अंदर, काफी अच्छी अच्छी बुक्स आपको मिलेंगी मैथ्स फिजिक्स की वहाँ की। तो जो वॉली थे वो भी आपके रशियन थे, उन्हीं के नाम पे फॉर्मूला रखा था वॉलीज फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बेटा वो जरा समझेगा कि अगर मुझे 0 से π/2 कब लगेगा, दे दीजिएगा, ये देखिएगा 0 से π/2 साइन m थीटा डी थीटा, या फिर 0 से π/2 कॉस n थीटा डी थीटा अगर आपके सामने आता है। ठीक है, तो बेटा ये वॉल्यूम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। बट कंडीशन क्या है, n और m 2 से बड़े होने चाहिए। ठीक है ना, फॉर्मूला दोनों का सेम है, चाहे आप साइन लो चाहे आप कॉस लो, दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है जरा समझिएगा कि बेटा जो भी मेरा n होगा ना n, तो आप करोगे n-1 इंटू n-3 इंटू n-5, कब तक चलेगा, पॉजिटिव नंबर तक चलेगा, मतलब 0 पे नहीं जाएंगे, 0 से पहले रुक जाएंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अपॉन में क्या होगा बेटा, अपॉन में होगा n इंटू n-2 इंटू n-4 डॉट डॉट डॉट। लास्ट में बेटा अगर बात करूं तो देखो लास्ट में बेटा दो चीज पॉसिबल है। मान लो n मान लो इवन हुआ तो दो घटाऊंगा तो n में 2 पे बचूंगा, तो इससे 2 घटते 0 हो जाएगा, 0 तो हो नहीं सकता। अगर n इवन है तो लास्ट में 2 आएगा, और अगर n ऑड है तो बेटा लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर मेरा 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर मेरा 2 आ रहा है तो बेटा आपको n में π/2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 1 आ रहा है तो बेटा आपको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, आपको दे दिया 0 से लेके π/2 तक साइन 5 साइन की पावर 5x dx कितना हो जाएगा, n-1 था तो 5-1 कितना होगा 4 इंटू n-2, 5-3 कितना हो जाएगा 2। अगला क्या होने वाला है 0, तो 0 लूंगा नहीं तो 2 पे रुक जाऊंगा। नीचे बात करें तो 5 के बाद 3 के बाद 1। अब देखो लास्ट में क्या आया 1 आया, 1 का मतलब इंटू क्या होगा, इंटू 1 होगा। तो आंसर क्या आ गया 8/15। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब मेरा जो लिमिट है वो 0 से लेके π/2 पर है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं लिमिट को π/2 से π/3 या π/4 करता हूं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम देते हैं कॉस की पावर, देखते हैं कॉस की पावर 6 अगर मैं देखता हूं तो देखो क्या होगा, n-1 से स्टार्ट करना है, तो ये हो जाएगा बेटा 5 इंटू 3 इंटू 1, अपॉन में क्या होगा बेटा n से स्टार्ट करना है तो 6 इंटू 4 इंटू 2। अब देखो नीचे क्या आया है 2 आया है, अगर नीचे 2 आया है बेटा तो मल्टीप्लाई कैसे होगा π/2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 15π/56। क्लियर? तो बेटा ये था हमारा वॉल्यूम फॉर्मूला, इतना हार्ड नहीं लगता, इसी फॉर्मूला है। ठीक है, बट कई बार हमको क्वेश्चन करते समय यूज हो जाता है। ठीक है ना, दूसरा है बेटा गामा फंक्शन। बेटा देखो गामा फंक्शन को आप अगले साल, जब अगले साल नहीं जब आप बीटेक में आओगे तो आप गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बट वो अलग होगा, हम इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। गामा फंक्शन यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेटा 0 से π/2 तक साइन mx इंटू कॉस mx dx। अगर कभी भी ये इस तरह आएगा तो सीधा आंसर क्या होगा, पहले n को पकड़ो, n-1 इंटू n-3, कब तक, जब तक 0 ना हो जाए पॉजिटिव रखना है, इंटू में फिर m को पकड़ो, m-1 m-3, कब तक, जब तक पॉजिटिव ना हो जाए। ठीक है, अपॉन में क्या होगा बेटा, अपॉन में होगा m प्लस n, माइनस का 2 चलता रहेगा, तो पहला m प्लस n एज इट इज, दूसरा m प्लस n-2, तीसरा m प्लस n-4 चलता जाएगा। लास्ट में बेटा फिर से 2 केस, या फिर तो 2 या फिर 1। अगर 2 आया है
तो मुझे बेटा लास्ट में π/2 से इंटू करना है, और अगर 1 आया है तो बेटा लास्ट में मुझे 1 से इंटू करना है। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? जैसे कि हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 0 से लेके π/2, साइन की पावर 5 कॉस की पावर 7 dx। तो क्या होगा, देखो स्टार्टिंग n-1 से करनी थी, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 × 2, और इसके लिए 7 - 1 6 × 4 × 2। ठीक है, डिवाइड बात करते हैं बेटा, तो दोनों को ऐड करना था। 5 + 7 कितना होता है, 12, अगला 8, अगला 10, अगला 8, फिर 6, फिर 4, लास्ट में क्या आएगा, 2। तो 2 आते क्या होगा बेटा, π/2 से मल्टीप्लाई। क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा भी है, अगर लास्ट में 2 है तो π/2 से मल्टीप्लाई, अगर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा हमको दे रखा है, फाइंड रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2 इफ I1 = e2e² dx अपॉन ln x, और I2 मुझे दे रखा है बेटा 1 से लेके 2 तक ex dx अपॉन x, ex dx अपॉन x। बेटा देखिए, अगर मैं I1 की बात करता हूं तो देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये और इसमें ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। ठीक है, बट सर इनवर्स से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि वैसे डायरेक्ट वो दोनों का एडिशन नहीं जा रहा, ऊपर जाएगा तो पूरा पावर नेगेटिव में हो जाएगी, तो मैं क्या करूं? तो सिंपल सी बात ये है ना कि इसको टी मान के देखो एक बार, अगर मैं इसको टी मानूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे x मिलेगा e⁻t, और dx कितना मिल जाएगा, e⁻t dt, मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा, अब लिमिट की बात करते हैं। अगर बेटा फर्स्ट में अगर मैं x को e लेता हूं, ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इधर x को e लेता हूं, देखिएगा जरा, अगर मैं इधर x की जगह e पुट करता हूं तो t मेरा कितना आएगा, 1। अगर e² पुट करता हूं तो t मेरा कितना आएगा, 2। इसका मतलब ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 0 से लेके 2 तक et dt अपॉन t। होगा नहीं होगा? अब बेटा जरा ध्यान से देखना, अगर मैं t और x को बराबर करता हूं, अगर मैं t की जगह x को वापस पुट करता हूं, तो क्या रेंज में कोई चेंजेस होगा? रेंज में जहाँ पे भी मेरा t 2 था, वहां पे x भी मेरा क्या होगा, 2 होगा। जहाँ पे t मेरा 1 था, वहां पे x भी क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, एज इट जाएगा। इसका मतलब I1 = I2। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा फिर से इजी, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं आज की क्लास का। 0 से लेके π/2 तक x की पावर 5 इंटू साइन क्यूब x dx। बेटा देखो, इस क्वेश्चन में सीधी सीधी बात दिख रही है आपको कि भैया x³ को मैं t मानूंगा। अगर x³ को मैं t मानूंगा तो ये टूट जाएगा, t² इंटू t³, x³ को t मानो, आपका क्वेश्चन डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोल रहा है, इफ a = 0 to π cos x अपॉन x + 2 dx। ठीक है ना, और b = दे रखा है 0 से π/2 sin 2x अपॉन x + 1 dx। ठीक है, आपको a + b की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, a + b की वैल्यू निकालनी। बेटा देखिए, सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं दोनों की लिमिट को सेम करता हूं, इसका मतलब फिर मैं डायरेक्टली इनको एड अप कर सकता हूं। अगर दोनों की लिमिट मेरी क्या हो जाए, सेम हो जाए। लिमिट सेम कैसे होगी बेटा, अगर मैं बेटा 2x को अगर मैं t मानता हूं, क्या मानता हूं, अगर मैं 2x को t मानता हूं, तो पहली बात तो देखो मेरे पास dtx कितना आएगा, dt/2। देखो जब जब x की जगह बेटा मैं π/2 पुट करूंगा तो t कितना निकलेगा, पाई, और x की जगह 0 पुट करने पर t कितना निकलेगा, 0। मतलब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया b t/2 sin t अपॉन t/2 + 1 dt/2 होगा। अब एलसीएम ले लूं तो बेटा मुझे क्या मिल गया, sin t 1 अपॉन t + 2 dt। मिला नहीं मिला? अब काम की बात समझना बेटा। पहली बात तो अगर मैं t की जगह x करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, चलो अभी तो t के टर्म में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम प्रॉपर्टी नंबर 1 यही होती है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इन दोनों में देखूं, जो मुझे ये वाला दे रखा है और ये अच्छा, इसलिए आपका आंसर नहीं आया, ये वाला दे रखा है बेटा, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो पहली बात तो बेटा देखो, ये जो होल स्क्वायर ना, यही आपकी असली हिंट देगा कि मैं इससे यहाँ पे कैसे पूछूं। इससे यहाँ पहुंचने का तरीका बेटा सबसे बेस्ट ये है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे कॉस मिल जाएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगर ये इंटीग्रेट हो जाए तो मुझे स्क्वायर मिल जाएगा, ये डिफरेंशिएट हो जाए तो मुझे ये कॉस मिल जाएगा। इसका मतलब इन दोनों, अगर मैं इस पे आइलेट लगा दूं तो बेटा मुझे ए की जो फॉर्म है वो मेरी अपीयर हो जाएगी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो आइलेट कैसे लगेगा, देखो मैंने क्या कहा था, इसका तो इंटीग्रेशन,
इसका तो ये कितना हो जाएगा, नहीं इसका तो डिफरेंशिएशन, मुझे पावर इसकी और कम चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन की पावर कम चाहिए, इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये तो पहले एज इट इज, और कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस टी, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस में 1/t+2 का होल स्क्वायर, और कॉस का साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस टी, माइनस माइनस कट गया। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये आपका बच चुका है ए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज डालता हूं तो पाई डालने पे कितना मिलेगा, पाई डालने पे मिल गया, देखो बेटा कॉस, ये माइनस तो ऑलरेडी है, और कॉस पाई कितना होता है, -1/पाई+2, और 0 डालने पे कितना हो जाएगा बेटा, cos 0 कितना होता है 1, तो ये मिल जाएगा बेटा -1/2। तो बेटा आंसर कितना आ गया, a + b = π/2 + 1/2। तो क्या सभी को समझ में नहीं आया? यहाँ पे जो मेन चीज थी आपको समझने वाली, वो ये चीज थी जो हम यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे कि पहली बात तो 2 मीटर का ये स्क्वायर है, ठीक है। पहली बात तो दोनों की लिमिट सेम करनी पड़ेगी, लिमिट सेम करने के लिए मुझे π/x पहला जो कमांड समझेंगे ये करना पड़ेगा। उसके बाद बेटा जब आपकी ये वाली फॉर्म आ जाएगी तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे स्क्वायर कब मिलेगा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, और ये कब मिलेगा, जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं। तो एक टर्म डिफरेंशिएट हो रही है, एक टर्म इंटीग्रेट हो रही है, इसका मतलब क्या लग रहा है, यूवी रूल लग रहा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन अगर आप दिमाग लड़ा सको तो। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ i = 0 to 2 fx dx such that fx = 0 when x = n से n+1, ठीक है, when n is less than when n belongs to integer and 1 otherwise। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा दिमाग से देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा। बेटा देखो अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो काम की बात क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है n/n+1, ये क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है। मतलब ये मेरा हमेशा 1 से छोटा होगा। तो पहली बात तो आप इस इंटीजर फंक्शन को तोड़ दोगे 0 से लेके 1 तक, प्लस में 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो 1 से लेके 2 तक, अदरवाइज में देखो 1 लिखा हुआ, अदरवाइज 1, मतलब यहाँ पे तो पक्का x dx आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 0 से लेके 1 में, क्या 0 से लेके 1 में 0 पुट करके हम कर सकते हैं? तो बेटा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा ये जो मुझे वैल्यू देगा वो एक, देखो x = n/n+1 है, ये मेरी कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है। ये जो मुझे वैल्यू मिल रही है ये मुझे कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं मिल रही। इसका मतलब ये जो x = n/n+1 की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा ये 0 से लेके 1 की सभी वैल्यूज को नहीं प्रोवाइड करेगा। 0 से लेके 1 में जो जो वैल्यूज इससे निकलेंगी सिर्फ उन पे 0 होगा, बाकी अदर वैल्यूज पे 1 जाएगा। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 1/3, ये वाला वैल्यू मुझे कभी भी प्रोवाइड करने वाला नहीं है। इसका मतलब जब जब इस इंटरवल में x की वैल्यू 1/3 आएगी ये मुझे 1 देगा, ना कि 0। इसका मतलब यहाँ पे 0 रखना बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो सर फिर कैसे करें, फिर कैसे करें? तो बेटा जरा समझना करा कैसे जाएगा, करा कैसे जाएगा, करने का तरीका समझना। देखो पहली बात तो ये है कि x मुझे क्या दे रखा है, x मुझे दे रखा है n/n+1, ठीक है। जब बेटा मैं n को 1 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अच्छा 2 लूंगा तो क्या मिलेगा, 2/3, ठीक है। 3 रखने पे 3/4, उसके बाद 4/5, उसके बाद 5/6, चलता जाएगा, लास्ट में क्या मिलेगा, n/n+1 मिलेगा, नहीं मिलेगा? इस तरह से बेटा मुझे टर्म मिलेंगी। अच्छा, इससे क्या सर, इससे क्या, अगर बेटा मैं इनको नंबर लाइन पे डालता हूं, मान लो ये मेरा 0 है और ये मेरा 1 है, ठीक है। तो 0 से लेके 1/2 तक की अगर मैं बात करूंगा तो ये 1/2 पे 0 होगा, बाकी सभी जगह क्या होगा, 1 देगा। ये 1/2 पे 0 होगा, बट बाकी जगह क्या देगा, ये 1 देगा। उसके बाद क्या आएगा, 2/3। मैंने कहा ना x जब जब ये होगा तब तक तो 0 देगा, बट इसके अलावा जो भी वैल्यूज आएंगी बीच की उन पे क्या देना चाहिए, अदरवाइज है ना। ये बाकी जो इंटरवल आ रहा है वो क्या है, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब यहाँ पे मुझे क्या देगा, ऑलवेज 1 देगा। उसके बाद क्या आएगा, 3/4। इधर मुझे फिर 0 दे मिलेगी, बट बीच की वैल्यू फिर से नहीं आ रही तो अदरवाइज में चलेगी बीच की वैल्यूज, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगला पॉइंट क्या होगा, 4/5। इस पे 0 मिलेगा, बट बीच में मुझे फिर से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? और लास्ट में अगर मैं बोलूं n/n+1, हाँ जी, इस पे 0 मिलेगा, बट बाकी जगह क्या मिलेगा मुझे, बाकी जगह बेटा मुझे मिल जाएगा कितना, 1। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये कि मुझे 0 से लेके 1 तक के इंटरवल को n ब्रैकेट्स में तोड़ना पड़ जाएगा।
इसका मतलब कि अगर पहला इंटरवल होगा 0 से लेके 1/2 तक, कितना होगा 1 इंटू डी एक्स होगा। अच्छा 0 से 1/2 क्यों? क्योंकि बेटा 1/2 पे तो 0 जा रहा है, और हम जानते हैं कि जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इन दोनों को हम अपने अकॉर्डिंग क्लोज और ओपन ले सकते हैं। क्या सभी को याद आया? मैंने आपको पहली क्लास में बता चुका ये चीज, ठीक है। तो मैं 1/2 को लूंगा ही नहीं क्योंकि वो 0 हो रहा है, ठीक है। फिर मैं लूंगा 1/2 से कौन सा 2/3, फिर से इंटरवल क्या होगा 1 होगा, और 1/2 को चूज ही नहीं करा तो फिर से ओपन इंटरवल ले रहा हूं। अगला क्या होगा बेटा? अगला होगा बेटा 2/3 से लेके 3/4 होगा, dx होगा इंटू 1 होगा, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में क्या बनेगा बेटा? लास्ट में क्या बनेगा? लास्ट में बनेगा बेटा n -1 अब वो n अपॉन, ऊपर देखते हैं, n अपॉन n+1 से लेके n अपॉन n+1 -1 तक होगा। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ? अगर बेटा मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा देखो यहां से मुझे क्या मिलेगा x, यहां से भी क्या मिलेगा x, यहां से भी क्या मिलेगा x, हर जगह क्या मिलेगा बेटा? मुझे x मिलेगा। तो लिमिट सीधे पुट कर दूं तो यहां से बेटा मुझे क्या मिलने वाला है? देखो यहां से मुझे मिलने वाला है 1/2 - 0 मिलेगा। प्लस में अगला क्या मिलने वाला है? अगला मुझे मिला है बेटा 2/3 माइनस का 1/2। अगला क्या मिलने वाला है बेटा? अगला मिलने वाला है 3/4 माइनस का 2/3। ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में क्या मिलेगा बेटा? लास्ट में मुझे मिलेगा n/n+1 माइनस में n/n+1 -1। लास्ट में मुझे ये मिलने वाला है। जरा दे बेटा देखना, सेकंड लिमिट इसको काटेगी, मतलब सेकंड लिमिट अब प्रीवियस टर्म को काटेगी और फर्स्ट टर्म अगली टर्म को काटेगी। क्या आपकी समझ में आया? नहीं आया? ये इसको काटेगी, क्लियर हुआ? ये अपने ऐसे अगले को काटेगी। तो बेटा जब मैं लास्ट में जाऊंगा तो पहले में क्या बचेगा बेटा? पहले में तो मुझे बचेगा सिर्फ 0। क्या बचेगा? 0। और लास्ट में जब मैं जाऊंगा तो पहली टर्म तो काटेगी अपने अगले को और इस काटेगी, ये काटेगी अपने पिछले को। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मतलब ये टर्म कट जाएगी, मेरे पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। बचेगी नहीं बचेगी? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास आ गया n/n+1। और बेटा n तो बहुत सारे कितना भी ले जाऊं ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा, तो मैं यहां से बोल सकता हूं n गोज टू इन्फिनिटी बोलूंगा तो बेटा ये कितना दे देगा? 1 दे देगा। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? ठीक है। और अगर आपको n काउंटेबल ही रखने हैं, अगर आपको n काउंटेबल ही रखने हैं तो बेटा आपको उस केस में n से लेके 1 तक का इंटरवल भी जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी लास्ट इंटरवल होगा वो मेरा n+1 से, मतलब जो लास्ट इंटरवल होगा वो इक्वल टू n+1 से 1 तक जाएगा। तो उस केस में जो लास्ट टर्म आएगी ना बेटा मेरे पास, वो लास्ट टर्म बेटा जो मेरे पास आएगी, वो लास्ट टर्म बेटा मेरे पास आएगी, अगर मैं n को काउंटेबल लेता हूं तो लास्ट टर्म बेटा मेरे पास आएगी 1 - n/n+1, यही आएगी। तो देखो ये वाली टर्म अपनी प्रीवियस से कट जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और पहले में क्या बचेगा? 0। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? 1 - 0। इसका मतलब 0 से लेके 1 तक की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 1। और 1 से लेके 2 तक क्या आ रहा था? देखो 1 से लेके, अब हम बात कर लेते हैं, 0 से लेके 1 तक मेरी वैल्यू कितनी आई है? 1। और अगर मैं 1 से लेके 2 तक की बात करूं तो dx था, तो ये कितना आ गया? ये आ गया x, जहां से 1 से 2 तक, तो ये कितना दे देगा बेटा? ये भी दे देगा 1। तो 1 + 1 आंसर बेटा कितना आ गया? 2 आ गया। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी दिखने में बहुत इजी क्वेश्चन है, बट करने में अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया तो बहुत इजी है, नहीं तो अच्छा क्वेश्चन है। बेटा अगर मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखिए बेटा अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा हमको, फाइंड वैल्यू ऑफ a इफ 0 to 2 x minus log a base 2 dx is equal to 2/a base 2। बेटा देखिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहली बात तो मुझे दिख रहा है ये इसके बराबर है, तो उसे ओपन कर लूं। क्या आएगा? x का x/2, और इसका क्या आएगा? log 2 तो कांस्टेंट है, तो x इंटू log 2a 0 से लेके 2 तक। अच्छा बेटा इसको ओपन कर लूं तो बेटा ये हो गया 2 log 2 base 2 माइनस में, क्योंकि अपॉन में है तो माइनस में 2 log 2। ठीक है बेटा, अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं तो 2 पुट करने पे यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो 2 मिलेगा, और 2 पुट करने पे x log 2 मिलेगा, और 0 पुट करने पे दोनों 0। जरा ध्यान से देखना बेटा, दोनों मेरे इक्वल होने का मतलब हम बोलते हैं कि x जो भी मेरा बंधु है वो ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, बट ऑलवेज ट्रू होने के लिए बेटा ध्यान रखिएगा कि वो बंधु वैलिड भी तो होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, ए को मैं कुछ भी रखूं तो मेरे ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, बट बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, ए जो मुझे दे रखा है वो लॉग के अंदर बैठा है,
इसका मतलब मैं ए को कभी भी नेगेटिव नहीं लूंगा, ठीक है ना, ए को मैं कभी भी नेगेटिव नहीं लूंगा, ए जो भी मेरा आएगा बेटा वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मुझे क्या मिल गया, ए बिलोंग्स टू आर प्लस। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखो फिर से एक अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इफ f(x) is a continuous and take only rational values then such that f5 is equal to 5, then find the value of f(x) dx, integration of f(x) dx from -5 to 5। अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने आपको लिमिट के अंदर या फंक्शन के अंदर भी इसके बारे में हमने बात की थी थोड़ा बहुत, फिर लिमिट में भी बेटा, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में हमने इसके बारे में बात की थी कि कभी भी अगर आपको फंक्शन बोल रहा है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है और सिर्फ इरेशनल वैल्यूज को ले रहा है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बेटा अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है इसका मतलब कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, और अगर वो इंक्रीजिंग हुआ या डिक्रीजिंग हुआ, जैसे ये मेरा इंक्रीजिंग हो गया, ये मेरा डिक्रीजिंग हो गया, दोनों ही केसेस में बेटा जब कर्व का मूवमेंट होगा तो वो आर वैल्यूज, मतलब मान लो 1 से लेके मैं 2 तक जाने वाला हूं, तो 1 से लेके 2 तक की सभी वैल्यूज को लेगा। मान लो इसका रेंज क्या है, 1 से लेके 2 तक, तो बेटा 1 से लेके 2 तक की वो सभी वैल्यूज को लेगा अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है तो। और इस जोन में बेटा आपकी रेशनल और इरेशनल दोनों वैल्यूज आएंगी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दोनों ही केस में अगर वैल्यू कुछ इंटरवल में जा रहा है तो बेटा उसको दोनों वैल्यूज को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, तोड़ नहीं सकता कि भैया एक ले लिया फिर छोड़ दिया, फिर ले लिया फिर छोड़ दिया, ठीक है। बट अगर मैं जबरदस्ती बोल दूं कि भैया ना रेशनल भी है, सिर्फ रेशनल वैल्यूज को भी ले रहा है और कंटिन्यूअस भी है, इसका मतलब ये है कि जो जो भी मेरा फंक्शन है बेटा वो क्या है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब एक बार जो उसने वैल्यू रेशनल वैल्यू ले ली हमेशा वही वैल्यू देता रहेगा। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसका मतलब अगर f5 मेरा 5 है, इसका मतलब fx भी क्या होगा, 5 होगा। क्या क्लियर? इसका मतलब ये मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5x, कहां से, -5 से 5 तक, आंसर कितना आ गया, 50। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ x³ अपॉन 3 - x dx, ठीक है। अगर बेटा मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो सब्स्टिट्यूशन में देखो वैसे स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वेस्ट वे में होगा। तरीका कैसे होगा, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था x के आगे कौन, पहले ये पकड़ो, x के आगे कौन है, देखो x के आगे बेटा मेरे पास, देखो इसको सॉल्व करने के बेटा मेरे पास कई तरीके हैं। पहली बात तो सबसे जो पंगा वाली बात हो रही है बेटा यहाँ पे हो रही है इरेशनल, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होता तो बेटा मैं इसको डिवाइड कर देता और पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कर देता, बट प्रॉब्लम जो हमारे पास बेसिकली आ रही है वो आ रही है स्क्वायर रूट के अंदर होने की वजह से, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को मेरे पास तरीका ही बताया था कि भैया स्क्वायर फ्री कर दो फंक्शन को, बट इधर स्क्वायर फ्री करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अंदर x³ और x दोनों ही, कि भैया पूरे को t² मान लूं तो वो भी काम की बात नहीं है। तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है बेटा, सिर्फ एक ही बचता है कि भैया मैं t की जगह सब्स्टिट्यूशन कर लूं। तो क्या करूंगा, x के आगे कौन, नेगेटिव, इसका मतलब x को मैं क्या मानूंगा, 3 sin² थीटा। क्या मानूंगा, 3 sin² थीटा। बेटा देखिए अगर मैं x की जगह साइन डालूंगा तो मुझे x क्या मिलेगा, 3 sin² थीटा, dx क्या मिल जाएगा बेटा, dx मिल जाएगा 6 sin थीटा cos थीटा d थीटा, ठीक है। अच्छा रेंज की बात करें बेटा तो जब मेरा x 0 होगा तो साइन मुझे क्या देगा, 0 देगा। साइन 0 कितना होता है, 0। जब बेटा ये 3 होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा 3, तो x से 3 से 3 कट गया, 1 आ गया। साइन स्क्वायर 1 कब होता है बेटा, π/2 पे, तो बेटा ये कितना आ गया, π/2। तो वैल्यू कहां से कहां तक बेटा, 0 से π/2 तक, ठीक है। अच्छा अंदर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, x³ की जगह ये डालूंगा तो 27 sin की पावर 6, और नीचे 3 मेरा कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर बेटा इस dx की जगह 6 sin थीटा cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो बेटा जब मैं वैल्यूज डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 0 से लेके π/2, और ये कितना बाहर निकलेगा बेटा, ये बाहर निकलेगा 3 में, 9 बाहर कितना निकलेगा 3, तो 3 × 6 कितना होगा बेटा, 3 × 6 होगा बेटा मेरे पास 18। अंदर क्या बच गया बेटा, अंदर मेरे पास बच गया, ये क्या हो गया, ये हो गया cos, और ये भी क्या हो गया cos, तो बेटा 2 cos मेरे कट गए। इधर से क्या निकलेगा sin³, इधर से क्या निकलेगा sin, तो बेटा ये हो गया sin की पावर 4 थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो मेरे पास sin की पावर 4 थीटा आ रहा है, और बेटा रेंज जो मेरे पास रेंज दे रखी है वो 0 से π/2 के बीच में दे रखी है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा बेटा, इसका लगेगा मतलब विलीज फॉर्मूला। तो मैं क्या बोलूंगा, 18 × 4 - 1, 3 × 1 अपॉन 4 × 2, नीचे 2 आ गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई π/2। तो बेटा मेरे पास कितना आंसर कितना आ गया, 27 π/8, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा फिर से सब्स्टिट्यूशन का है, 0 से लेके a तक x की पावर 5/2, ठीक है, x की पावर 5/2 स्क्वायर रूट के अंदर a - x, ठीक है, dx। अब बेटा सब्स्टिट्यूट क्या करना है, पहली काम की बात तो ये है।
अगर आप फिर से ध्यान से देखें तो देखो एक्स के आगे कौन, नेगेटिव, इसका मतलब एक्स क्या पुट करूंगा, ए साइन स्क्वायर थीटा। चलिए बेटा देखिए अगर मैं एक्स को ये मानूंगा तो डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, वैल्यूज डाल दूं तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो a की पावर 5/2 साइन की पावर 5 अंडर रूट में a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो पूरे में से इधर से बेटा जब a रूट बाहर निकलेगा तो वो कितना आ जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2 दैट इज क्यू। क्लियर हुआ नहीं हुआ, a की पावर 5/2 और यहाँ से बाहर निकलेगा तो रूट बाहर निकलेगा तो 5/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 3, तो बेटा ए क्यू मेरा कांस्टेंट बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा, देखो इधर बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, एक कॉस थीटा ये, एक कॉस थीटा ये, तो बेटा ये हो गया कॉस स्क्वायर, और साइन साइन थीटा ये, साइन की पावर 5 थीटा, तो बेटा ये हो गया साइन 6 थीटा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो लिमिट मेरी 0 से लेके π/2 है, इसका मतलब क्या लगेगा, गामा फंक्शन लगेगा। तो मेरा आंसर कितना होगा, a क्यूब इंटू 6 से छोटा तो 5 इंटू 3 इंटू 1 और इसके लिए 2 से छोटा 1। ठीक है, अपॉन में दोनों का सम 8 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू π/2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन 1 से लेके 16 तक tan इनवर्स अंडर रूट में रूट एक्स माइनस 1। अब इसके आगे कौन, इसके पीछे कौन, नेगेटिव, इसके पीछे नेगेटिव, इसका मतलब मैं इसको क्या मानूंगा, इसको मानूंगा बेटा मैं सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा सेक थीटा कितना आ गया बेटा, सेक एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया सेक की पावर 4 थीटा। ठीक बेटा देखिए अगर मेरा एक्स ये आ गया तो dx कितना आएगा बेटा, dx आएगा, पहले तो 4 को करूंगा 4 सेक क्यूब थीटा, फिर सेक का बेटा सेक थीटा tan थीटा, तो dx कितना आ गया 4 सेक की पावर 4 थीटा tan थीटा। ठीक है, अच्छा अब बेटा मैं अगर इसको इधर लगाता हूँ तो बेटा देखो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, देखो ये मेरे पास, क्योंकि अगर ये डालूंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस का मतलब टेन स्क्वायर, रूट है तो टेन हट गया, वो रूट स्क्वायर स्क्वायर हट गया तो मेरे पास क्या हो जाए सिर्फ टेन थीटा। टेन इनवर्स टेन एक्स कितना आ गया थीटा, इसका मतलब ये कितना आ चुका है थीटा। अच्छा 4 कांस्टेंट बाहर निकल गया तो बेटा मेरे पास क्या आ गया थीटा सेक की पावर 4 थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा अभी मेरे पास वॉलीज नहीं लगेगी, क्योंकि वॉलीज के लिए क्या चाहिए था, पहली बात तो साइन और कॉस चाहिए था। दूसरी बात बेटा अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो ये कहां से कहां तक था बेटा, ये था बेटा मेरे पास 1 से लेके 16 तक। ठीक है, तो जब भी मेरा x 1 होगा तो सेक भी क्या होगा, देखो सेक भी मेरे पास क्या होगा 1, और सेक 1 कब होता है, जब मेरे पास डिग्री कितनी होती है 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा जब बेटा मेरे पास x 16 होगा तो x 16 इज इक्वल टू x की सेक की पावर 4, तो x कितना आ गया, हाँ जी, तो सेक कितना आ गया बेटा, सेक आ गया ओनली 2। ठीक है, क्योंकि 16 इज इक्वल टू 4 है तो 4 टांगो तो 16 कितना होता है 2 की पावर 4 होता है, तो 4 से 4 नेगेटिव हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 2 दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो एंगल कितना आ गया π/3। तो बेटा जैसे ये π/3 आया तो बेटा हमने पहले ही कहा था कि π/3 आने पे हमारे पास वॉलीज और गामा एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीका। सिंपल तरीका क्या होगा, अगर आपको याद है तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि बेटा जब भी मुझे तीन चीजें दिख जाएं, तीन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिखे, तो मैं किसी दो को चुनूंगा जिनका साथ में इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। क्या हो, जिनका साथ में इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इनको चुनता हूँ, किनको, इनको चुनता हूँ। ठीक है, तो अगर बेटा मैं सेक को टी मानता हूँ तो सेक थीटा टेन थीटा कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो सेक 4 को मैं लिख लूँ 3 + 1, तो एक तो चला गया dt के अंदर, इसको लिखता हूँ सेक क्यूब प्लस टेन थीटा सेक थीटा, तो एक तो चला गया dt के अंदर पूरा, तो मेरे पास क्या बच, एक मेरे पास रह गया सेक क्यूब, और क्यूब क्या है t, तो बेटा मेरे पास आ गया t क्यूब dt, तो बेटा यहाँ से क्या मिलेगा t की पावर 4/4, और t क्या था बेटा मेरे पास सेक थीटा, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है सेक की पावर 4/4। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके पास तीन फंक्शन आते हैं तो आप पहले वो दो फंक्शन चुनिएगा जिनका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, और उनको आप अलग से बुला के प्यार से कि भैया तू अलग आ जा, पहले उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, उसके बाद उसको झुंड में लेके जाइएगा। ठीक है, झुंड में। तो अब इसका इंटीग्रेशन आ गया, मुझे ये पता पड़ गया। ठीक है, हाँ नहीं तो पंगा कर देते हैं बाबू, एक तीनों मुड़ जाते हैं ना एक साथ तो पंगा कर देते हैं, तो पहले तू को बुला लो एक साथ, भाई तुम दोनों आ जाओ पहले, उसके बाद बाकी को समेटेंगे। अब इसको क्या करें, देखो अब ये इंटीग्रेट हो सकता है, मुझे पता है ये इसकी वैल्यू, इसका मतलब इसकी वैल्यू है सेक की पावर 4/4। ठीक है, तो थीटा मेरा एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन सेक की पावर 4/4 0 से लेके π/3, ये भी 0 से लेके π/3, उसके बाद थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा सेक की पावर 4/4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो हम सीधे डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 4 बाहर निकल गया।
ठीक है, इधर हम देखें तो सेक को क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा 1 + tan स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अगला काम, tan को t मानो, ये आपका dt बैठा है, ठीक है। और अगर dt है तो 1 का हो गया थीटा और tan का हो गया tan³/3। आपका क्वेश्चन डन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, इफ in इज इक्वल टू 0 से लेके π/4 tan nx dx, देन i2 + i4, i3 + i5, i4 + i5 आर इन क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब एग्जाम में बोल रहा है कि भैया इनका मुझे रिलेशन पूछा है कि भैया क्या रिलेशन है, ठीक है। बेटा देखो, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पे सबका डिफरेंस कितना जा रहा है, देखो 2, इसका डिफरेंस भी 2, इसका डिफरेंस भी 2। तो मैं क्या करता हूँ, इनके पहले दो डिफरेंस में निकाल लेता हूँ। तो बेटा अगर मैं n+2 निकालूंगा तो ये एज इट इज रहेगा 0 से लेके π/4, और 10 की जगह 10 n+2 n+2 dx हो जाएगा, ठीक है। +2 को बेटा मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है। अगला काम क्या होगा, देखो यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो बेटा मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगा, तो जब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, in + in+2। अच्छा, दोनों में से कॉमन कितना आ गया बेटा, दोनों में से बेटा t⁻n कॉमन आ गया। इधर से क्या बचेगा 1, इधर से क्या बचेगा tan स्क्वायर। और बेटा ये कितना होता है, बेटा ये होता है sec स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, अगर ये t तो बेटा ये मेरा dt बैठा है, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, t⁻n मिल गया। तो बेटा आंसर क्या होगा, t⁻n+1/n+1। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? और रेंज कहाँ से, 0 से लेके π/4 तक, ठीक है। जब मैं π/4 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/n+1, और जब मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0। तो ये क्या निकला बेटा, ये मेरे पास निकला in + in+2, ठीक है। अब n की वैल्यू डालो, 2 डालो पहले, क्या मिलेगा 2, i2 + i4, यहाँ पे कितना आ गया, 1/3 आ गया। फिर आप 3 डालोगे तो मुझे क्या मिलेगा, i3 + i5, यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1/4 आएगा। अगले में क्या आएगा, i4 पे, i4 + r3, यहाँ पे क्या आएगा, 1/5 आएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 1/3, 1/4, 1/5, ये तीनों क्या है, HP है। मतलब आंसर क्या आ गया, दिस फंक्शन इज इन HP। क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0 से लेके π/4 tan x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x d ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बेटा देखिए, इस क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे x इक्वल टू, हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो बेटा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे कितना मिल गया, ये बेटा मुझे मिल चुका है फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बेटा x मुझे क्या दे रखा है, 0 से लेके π/4 दे रखा है। इसका मतलब बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से अगर π/4 के बीच में है तो हम जानते हैं एज इट इज x बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो उन्होंने पागल बनाने को दिया हुआ है, ये एक्चुअल में सिर्फ x लिखा हुआ है, ठीक है। और सिर्फ x है तो आप सभी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा अभी हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा, P1 बोलता है बेटा, वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ आर्गुमेंट दैट इज वेरिएबल। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर मैं x की जगह t रखता हूं तो बेटा कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्योंकि बेटा अगर आपको याद हो तो हमारे पास दो ही चीज चेंज होती थी। एक तो अगर मैं x की जगह कोई सब्स्टिट्यूशन करता था तो हमारे पास चेंज होता था dt की जगह d, मतलब एक तो dt चेंज हुआ करती थी और एक लिमिट चेंज हुआ करती। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर x इक्वल टू t है तो सीधे dx इक्वल टू dt होगा, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और अगर x a होगा तो t भी क्या होगा, a होगा। अगर x b होगा तो t भी क्या होगा, b होगा। इसका मतलब अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसका मतलब कभी भी आप फंक्शन को t से x में और x से t के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती है, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, हर एक बच्चे को याद रहती है। बच्चा चाहे कितना पढ़ने वाला हो चाहे वीक हो, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी तो बच्चों को याद रहती है। हाँ, इन दोनों की खास बात यही है। वो क्या है बेटा कि अगर मुझे fx a से लेके b पे जाना है, fx a to b dx, ठीक है। अगर बेटा मैं लिमिट को उल्टा कर दूं, b to a कर दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा, सिर्फ एक फर्क पड़ेगा, मुझे क्या मिल जाएगा, बाहर बेटा मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, फिर चेंज करूंगा तो फिर से नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, कॉमनली क्वेश्चन इस पे कोई ध्यान नहीं देता इन प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। बट चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, इफ in इज इक्वल टू 0 to infinity e की पावर माइनस x into x to the power n minus 1 dx, then 0 to infinity e to the power minus lambda x x to the power n minus 1 dx की वैल्यू क्या होगी। बेटा देखो, अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमारे पास माइनस लैम्डा एक्स है
और यहाँ पे हमारे पास ओनली -x है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर मैं लैम्डा x को t मान लूं तो मुझे ये वाली चीज सेम मिल जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर t आ गया तो फिर तो हमारे पास प्रॉपर्टी फर्स्ट बैठी है, आराम से मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं लैम्डा x को t मानता हूं तो dx कितना आ गया, dt अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये कितना आ गया, dt अपॉन लैम्डा। लिमिट में क्या फर्क पड़ेगा बेटा, जब x मेरा 0 t मेरा 0, जब x मेरा इन्फिनिटी t मेरा इन्फिनिटी, तो लिमिट सेम। इधर आ गया बेटा e की पावर -t। अच्छा x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, x की जगह आ जाएगा t अपॉन लैम्डा n-1, और इधर क्या आ जाएगा dt अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से मुझे मिला लैम्डा की पावर n-1, और एक लैम्डा ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, तो मुझे क्या मिल गया, लैम्डा की पावर n। मिलेगा नहीं मिलेगा, अब लैम्डा n बेटा मेरा बाहर निकल गया, मुझे क्या मिल गया, in अपॉन लैम्डा की पावर n। हमारा ये आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। और हाँ ये कैसे चेंज किया, हाँ ये चेंज किया प्रॉपर्टी 1 से, प्रॉपर्टी 1 से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे इफ डिफरेंशिएशन ऑफ इफ d of fx upon dx is equal to e की पावर sin x upon x when x is greater than 0, then and 3 by x e to the power sin cube x dx from 1 to 4 is equal to fk minus x f1, then find value of k। बेटा देखो हमने क्या पढ़ा था कि d of f of x अगर गिवन है, इसका मतलब एग्जामिनर हमसे बोल रहा है कि fx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर sin x upon x dx, ठीक है। इसका मतलब ये गिवन है, वो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा और बेटा अगर मैं इसका और इसका कंपेयर करूं तो बेटा हमारे पास फर्क सिर्फ देखने को मिलेगा, ये एक्स क्यूब, यही मुझे पंगा क्रिएट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं एक्स क्यूब को ही टी मान लूंगा। अगर मैं एक्स क्यूब को टी मानता हूं तो मुझे मिलेगा 3x² dx इक्वल टू dt। बट पंगा की बात यह कि यहाँ पे मेरे पास x² नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, x² से मल्टीप्लाई और x² से डिवाइड, तो डिवाइड करते नीचे वाला क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। अब मैं डाल देता हूँ टी की जगह, तो 3x² dx तो क्या बन गया, dt बन गया। अच्छा ये क्या बन गया, e की पावर साइन एक्स क्यूब की जगह t और नीचे वाले एक्स क्यूब की जगह t, ठीक है। अगला काम क्या होगा, प्रॉपर्टी 1 लगा दी, 1 लगते ही क्या हो गया, 1 से लेके 64 तक e की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स dx। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरे पास क्या था बेटा, ये मुझे दे रखा था fx, और इस पे लिमिट कितनी लगी हुई है बेटा, 1 से लेके 64 तक, तो ये कितना हो गया 1 to 64। तो आंसर क्या आ गया, f64 माइनस f61। अगर हम कंपेयर करेंगे तो बेटा मुझे कितना मिल जाएगा, कि मुझे मिल जाएगा 64। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बैक टू बैक करा रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पहला क्वेश्चन है 0 से लेके इंफिनिटी तक f ऑफ x टू दी पावर n प्लस x की पावर माइनस n log ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दूसरा क्वेश्चन है बेटा 0 से लेके इंफिनिटी f ऑफ x की पावर n प्लस x की पावर माइनस n log ऑफ x अपॉन x dx। तीसरा क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x sin x minus 1 upon x dx from e to 1 upon e to e। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, f of 1 upon x plus x square fx is equal to 0, then इंटीग्रेशन ऑफ fx dx from sin x to cos x। और बेटा आखिरी मुझे क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है fx if fx is equal to fx plus f of 1 upon x f 1 upon x and fx is equal to 1 log t अपॉन 1 प्लस टी फ्रॉम 1 to x dx। तो आपको निकालना है कैपिटल f ऑफ e, आपको निकालना है, ठीक है। ये बेटा मैंने आपको लगातार बैक टू बैक 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन बेटा 5 क्वेश्चन में से ये शायद आखिरी क्वेश्चन शायद जेई का है, आखिरी क्वेश्चन जेई का है, ठीक है। इन बेटा ये सभी क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं, कॉमनली आपको किसी भी जगह एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने सभी को एक साथ लाके रख दिया है कि भैया एक साथ हमारे पास हो जाए। अब इनमें बेटा खास बात की अगर आप देखोगे तो जो मेरे पास लिमिट जा रही है ना बेटा, लिमिट मेरी रेसिप्रोकल जा रही है। देखो ये 0 तो ये 1/0 है, ये 0 ये 1/0, ये 1/3 ये 1/e तो ये e, ये साइन ये 1/sin, ठीक है। अच्छा इधर तो जा ही नहीं रही, तो बेटा इधर अगर आप ध्यान से देखें तो fx मुझे fx क्या है, लिमिट 1 to x log t अपॉन 1 प्लस टी dt। तो fx में ये तो एज इट इज आएगा, बट जब मैं 1 upon x डालूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, x की जगह 1 upon x हो जाएगा, होगा नहीं होगा तो फिर से एक बार x और एक बार 1 upon x, ठीक है ना। तो ये सभी क्या आते हैं, सभी बेटा एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, ठीक है। करने का तरीका बेटा हमेशा सिर्फ एक ही होगा, रामबाण इलाज तुर्क का पत्ता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, कभी भी अगर आपके पास लिमिट के अंदर
x और 1/x का रिलेशन अगर आपको दिख रहा है तो आपको हमेशा एक ही काम करना है कि x की जगह 1/t डाल दो। क्या करो, x की जगह 1/t डाल दो, ठीक है ना। तो मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक तो पहला वाला, ठीक है, और एक आखिरी वाला। सबसे अच्छा क्वेश्चन आखिरी वाला है, सबसे दमदार क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक पहला वाला, एक आखिरी वाला, बाकी आपका होमवर्क होगा, ठीक है। पहला देख लीजिए, x इज इक्वल टू 1/x dx। तो dx कितना बन जाएगा बेटा, dx बन जाएगा -1/x² dt। बनेगा नहीं बनेगा? तो जब जब x मेरा 0, dt क्या होगा, इंफिनिटी। और जब जब x मेरा इंफिनिटी, dt क्या होगा, 0। होगा नहीं होगा? तो देखो जब मैं t डालूंगा तो मेरे पास, देखो किधर गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा, हाँ। तो वैल्यू डालू तो 0 की जगह इंफिनिटी और इंफिनिटी की जगह 0, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, x की जगह 1/t और इसकी जगह 1/t, तो बेटा ये तो हो जाएगा t की पावर -n और बेटा ये हो जाएगा t की पावर n। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? क्योंकि x की पावर n, रुकिएगा जरा, x की पावर n प्लस x की पावर -n का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है -n का मतलब होता है 1/x की पावर है, ठीक है। तो जब आप इसकी जगह 1/t डालोगे तो ये 1/t की पावर n हो जाएगा और बेटा ये t की पावर n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t की पावर n प्लस t की पावर -n, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। log x की जगह 1/t हो जाएगा, log x की जगह 1/t हो जाएगा, और नीचे 1/x² की जगह 1/t² हो जाएगा, ठीक है ना। और dx की जगह -1/t² dt हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? अब बेटा एक बात जरा समझिएगा, मैं इसमें प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है कि भैया मैं टी की जगह एक्स डाल दूं, टी की जगह एक्स डाल दूं। प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती है, साइन चेंज, इन्फिनिटी ऊपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का इंटरचेंज। तो आगे बेटा मेरे पास माइनस आ गया और लिमिट मैंने इंटरचेंज कर दी, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन -1। अच्छा बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हम जानते हैं ये क्या है, टी की पावर -1 है, तो माइनस आगे आ गया, तो माइनस लॉग एक्स, और इधर t² और ये एलसीएम जाएगा तो ये हो जाएगा t², और ये वाला t² और ये वाला t² बेटा मेरे पास कैंसिल आउट, ठीक है। तो नीचे क्या बन जाएगा बेटा, नीचे बन जाएगा 1/x² और ये -1, ये माइनस गायब। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो देखो मुझे वापस क्या मिल चुका है, आई। मिला के नहीं मिला, इसका मतलब i इज इक्वल टू -i, तो 2i मुझे कितना मिल गया है, 0। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अब हम एक बार आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन बेटा मुझे दे रखा था fx इज इक्वल टू, मुझे देखा था कैपिटल fx दे रखा था बेटा, स्मॉल fx प्लस स्मॉल f 1/x, ठीक है। अब बेटा काम की बात और समझना, मुझे fx दे रखा है 1/x log t अपॉन 1 प्लस टी dt। तो 1/x क्या होगा बेटा, कई बार बच्चे इस t को भी 1/t कर देते हैं, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो fx के अंदर x सिर्फ यहाँ पे है और कहीं पे भी x नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जब आप x में जो भी चेंजेस लाएंगे ना, आप सिर्फ इधर ही लाएंगे, इधर अंदर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जहां पे x नहीं है उससे छेड़छाड़ नहीं होगी, वो एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। क्या क्लियर हुआ सभी को नहीं हुआ? तो अंदर वाला एज इट इज log t अपॉन 1 प्लस टी dt, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 प्लस 1 अपॉन टी तक। फिर से देखो ये रहा x, ये 1/x, तो क्या करूंगा, अब देखो x को मुझे 1/t मानना था, तो t तो ऑलरेडी मान रखा है, तो इस बार 1/z मान लूं, तो इसमें मान लेता हूं t इज इक्वल टू 1/z। तो उससे फायदा क्या होगा बेटा, dt हो जाएगा -1/z² dz। और लिमिट में क्या फर्क आएगी बेटा, जब जब t मेरा 1 था, z भी मेरा क्या होगा, 1 होगा। जब जब बेटा t मेरे पास 1/x था, z मेरे पास क्या होगा, x होगा। मतलब लिमिट मेरी कहां से कहां तक आ चुकी है, 1 से लेके x तक, ठीक है। अच्छा इधर क्या आ चुका है, -dz, क्योंकि ये 1/z जाएगा, और अपॉन z, t की जगह 1/z जाने का मतलब z की पावर -1, पावर मेरी आगे आ गई। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर मैं t की जगह 1/z रखता हूं तो ये हो जाएगा log 1/z, और 1/z का मतलब क्या होता है, z की पावर -1, और हम जानते हैं log में पावर आगे आ जाती है, तो ये जो -1 है वो मेरे आगे आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। अच्छा अब ये कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस 1/z माइनस 1/z² dz, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 अप्लाई कर दूं तो ये तो एज इट इज आ गया 1 से लेके x तक log t अपॉन 1 प्लस टी। इधर क्या फर्क पड़ेगा बेटा, 1 से 1 कट गया, इधर एलसीएम जाएगा तो ये z हो गया, एक z से एक z कट गया, ठीक है। अब फिर z को t लिखना है वापस, तो ये हो गया बेटा 1 से लेके x तक, z की जगह log t। नीचे क्या आ गया बेटा, नीचे बेटा मुझे मिलेगा हाँ t+1, ये t+1, और एक z कट चुका था तो एक z बच गया, तो बेटा वो हो गया t।
अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों की लिमिट सेम है, मतलब आप दोनों को मर्जअप कर सकते हो। मर्जअप करने में अगर बेटा मैं कॉमन लेता हूं तो देखो log t मेरा कॉमन अंदर से x प्लस टी प्लस वन भी कॉमन, अंदर क्या बचा, इधर बचा वन, इधर क्या बचा, वन बाई टी। जरा बेटा ध्यान से समझना, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो टी प्लस वन ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, तो टी प्लस वन कट गया, कटा नहीं कटा, तो मेरे पास क्या आ गया, log t अपॉन टी, log t अपॉन टी, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एफ ई, तो एक्स की जगह ई डाल दिया। अब कैसे निकालूं बेटा, अब सबसे इजी अप्रोच, अगर ऊपर वाले को u मानता हूं तो नीचे वाला du बैठा है तो इसको u मान लो, तो वन अपॉन डी टी कितना बैठा है, u बैठा है। बट रेंज में भी चेंज आएगा, तो जब जब t मेरा वन होगा तो log वन कितना होता है, जीरो, तो u मेरा वन होगा। जब जब t मेरा e होगा तो log e कितना होता है, वन, तो u मेरा क्या होगा, वन होगा। तो मुझे मिल गया जीरो से वन तक u du, तो ये कितना आ गया, u स्क्वायर बाई टू। रेंज कहाँ से, जीरो से लेके वन तक, तो आंसर कितना आ गया, वन बाई टू। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? चलिए बेटा आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, इसके आगे से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलिए बाय।